अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी बताया और इम्यूनोलॉजी का जो है कि एक ओवरव्यू भी दिया। ठीक है, तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो मैंने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी बताते हुए आपको बताया था कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द इम्यून रिस्पांस, और वो है इनेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो होपफुली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप मैसेज कर सकते हैं, किसी वजह से कभी कभार हो जाता है इंटरनेट डिस्कनेक्ट। तो ये इमेज आपने देखी होगी, नोट्स आपके साथ मैंने शेयर किए थे। तो ये जो इमेज है ये बेसिकली आपको इनेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी, जो दो टाइप की इम्यूनिटी है, उसको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर देता है। आज हम इसको डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, इसमें हम ये इनेट इम्यूनिटी और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है अडाप्टिव इम्यूनिटी, वो क्या होती है, उसके मेन प्लेयर्स क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं, वो हमने आज डिस्कस करने हैं। तो ब्रीफली इनेट इम्यूनिटी, जैसे कि आपको बताया लास्ट टाइम कि ये एवोल्यूशनरली पहले डेवलप हुई थी, और जो अडाप्टिव इम्यूनिटी है वो लेटर स्टेजेस पे डेवलप हुई। और ये कि इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, ये इसके डेवलप होने के लिए एंटीजन के साथ एक्सपोजर ज़रूरी नहीं। ठीक है, ये एंटीजन के एक्सपोजर के बगैर ही ऑलरेडी बॉडी में मौजूद होती है। तो अब ये किस तरह होती है, तो इसका सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है बॉडी सर्फेसिस, जो कि स्किन हो सकती है, फिर मिकोजल बैरियर्स हैं, हमारा रेस्पिरेटरी मिकोजा है, कंजक्टाइवल मिकोजा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिकोजा है, यूरोजेनिटल मिकोजा है। सही है, यानी कि जो सरोजल सर्फेसिस है जिसको हम मिकोजल सर्फेसिस कहते हैं। तो ये सारी सर्फेसिस जो हैं एक खास काइंड की एपिथेलियम से कवर्ड होती हैं। स्किन है तो वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम से कवर्ड है, जो कि वायरस बैक्टीरिया की पेनिट्रेशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा कहें रेजिस्टेंट है। लेकिन किसी वजह से अगर स्किन या मिकोजल सर्फेसिस डैमेज हो जाए तो क्या है कि एंटीजन जो है, जो कि वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, डिटेल इसकी हम आगे पढ़ेंगे, वो कंप्रोमाइज हो जाए, डैमेज हो जाए, तो बैक्टीरिया इंटर हो गया टिश्यू के अंदर, तो सब एपिथेलियल लेयर या सब एपिडर्मल लेयर में समझिए बैक्टीरिया आ गया है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं इनेट इम्यून सिस्टम में। ठीक है, कि इनेट इम्यून सिस्टम फिर कैसे उसको कवर करता है कि अब बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर आ गया है, टिश्यू में आ गया है। तो फिर उसके खिलाफ है फैगोसिटिक सेल्स हैं, सेलुलर डिफेंस है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल किलर सेल, एनके सेल कहते हैं। फिर मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, तो ये जो सेल हैं दे आर कॉल्ड फैगोसिटिक सेल, और ये सेल जो हैं ये जो बैरियर्स हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो इनका काम है इनगल्फ करना, फैगोसाइटोज करना, और फैगोसाइटोज करके किल कर देना। तो ये दे आर अवेलेबल अंडर दी सर्फेसिस, स्किन और बाकी मिकोजा पे। और इसके अलावा नॉन सेलुलर डिफेंस जो है उसमें एंजाइम्स आ जाते हैं, पॉली रिएक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, खास किस्म की प्रोटीन है। इस पर हम एक फुल लेक्चर होगा, एक या कम से कम 2 लेक्चर होंगे। तो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स के अलावा एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ये भी इस जो सब एपिथेलियल लेयर्स हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन हम आगे चल के पढ़ते हैं कि ये करते क्या हैं। तो ओवरऑल सेलुलर डिफेंस और नॉन सेलुलर या मॉलिक्यूलर डिफेंस मौजूद होता है, जो कि वायरस बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए अपना एक रोल प्ले करता है। उसके बाद आ जाता है डेंड्रिटिक सेल। ये एक खास किस्म के सेल हैं, ये भी फैगोसिटिक सेल हैं, लेकिन ये जो सेल हैं दे आर कॉल्ड
they develop the bridge between these both halves of the immune system, यानी कि नेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। तो ये भी इन सेल की तरह ये एपिथेलियल सर्फेसिस के नीचे मौजूद होते हैं और इनका काम है इनको इनगल्फ कर लेना, फैगोसाइटोज कर लेना, और फैगोसाइटोज करके ये करीब तरीन जो लिम्फ नोड होता है, यानी कि जो लिम्फेटिक टिश्यू है, करीब तरीन लिम्फ नोड वहाँ पर ये ले जाते हैं। तो जब ये सेल फैगोसिटिक सेल लिम्फ नोड में ले जाते हैं तो ये खास प्रोसेस से उस एंटीजन को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में तब्दील कर देते हैं। ये फर्क एक बैक्टीरिया है तो उसके स्मॉल स्मॉल पीस बना देंगे जिसको हम एपिटोप्स कहते हैं। तो वो जो एपिटोप हैं यहाँ पर ये जो ट्राइंगल की फॉर्म में दिखाया गया है कि ये फैगोसिटिक सेल ने उनको प्रोसेस किया और प्रोसेस करके एक खास मैकेनिज्म के तहत इसको प्रेजेंट कर दिया टू टी सेल। तो ये ज़रा कंपोनेंट जो है अडाप्टिव इम्यूनिटी का, ये आगे पेज नंबर 16 है, मैं आपको दिखा भी दूंगा पेज, तो वहाँ से आपने इसको स्टडी करना है, उसको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ अब कि ये नेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी ज़रा साथ साथ मैं समझा रहा हूँ आपको कि इन ब्रीफ क्या है अडाप्टिव इम्यूनिटी में कि डेंड्रिटिक सेल से ये स्टार्ट होता है, एंटीजन को पकड़ के वो लिम्फोइड टिश्यू में ले जाता है, वहाँ पर ये एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है टू द टी सेल। ठीक है, वो जो टी सेल हैं वो रिकग्नाइज करते हैं इस एंटीजन को। जितनी टाइप के भी नेचर में एंटीजन और उनके एपिटोप मौजूद हैं उन सब के खिलाफ कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टी सेल होता है विद स्पेसिफिक टी सेल रिसेप्टर, जो इधर ये दिखाया गया है। यानी कि ये जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम है इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्पेसिफिक है। ठीक है, तो जबकि इसके मुकाबले में ये जो है इनेट इम्यून सिस्टम ये नॉन स्पेसिफिक है। मीन्स कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ जाए तो इन सेल ने उसको पकड़ना ही है, फैगोसाइटोज कर ही लेना है। एंजाइम है तो उन्होंने भी उसको डाइजेस्ट करके किल कर देना है। पॉलीरिएक्टिव एंटीबॉडीज हैं तो इन्होंने भी हर तरह के वायरस बैक्टीरिया के साथ बाइंड होके उसको न्यूट्रलाइज कर देना है। और कम्प्लीमेंट प्रोटीन का मेन फंक्शन हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो इनका काम होता है कोट कर देना, ये सरफेस पे आगे इसकी लेयर बना देते हैं, कोटिंग अटैच हो जाती हैं। तो अगेन ये भी नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम, तो आप ये जो है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इनको। तो एनीवेज इन ब्रीफ जो मैं अडाप्टिव इम्यून सिस्टम बताना चाह रहा था, तो ये टी सेल एक्टिवेट होते हैं, टी सेल एक्टिवेट होके बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ lymphoid cells, one is called T cell and the other is called B cell, B lymphocyte। तो एक्टिवेटेड टी सेल एक्टिवेट करते हैं बी सेल को, बी सेल जो हैं वो फिर एक्टिवेट होके चेंज हो जाते हैं इनटू ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड प्लाज्मा सेल। ठीक है, वो जो प्लाज्मा सेल हैं दे आर बिगर इन साइज एंड दे आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव, और इनका काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। और ये एंटीबॉडी जो हैं दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। स्पेसिफिक क्यों कि दे आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंटीजन। ये अगर कोरोना वायरस है तो ये एंटीबॉडी सिर्फ कोरोना के खिलाफ ही काम आनी है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ, किसी और वायरस के खिलाफ या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं होनी। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। और ये प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल, जो कि बनते किससे हैं, बी सेल से। ठीक है, बी सेल की मेच्योर फॉर्म होती है ये प्लाज्मा सेल। तो बी सेल जो है बजाते खुद नहीं ये बनाते, इनको ये मैसेज जो है वो टी सेल देते हैं। और ये टी सेल जो हैं इसकी बहुत सारी पॉपुलेशन हैं। एक को हम कहते हैं टी हेल्पर सेल। ठीक है, ये जो समझे जो सबसे पहले एक्सपोज होते हैं एंटीजन को और उसके एपिटोप को, उसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल, इसको टी एच भी लिखते हैं। तो ये जो टी हेल्पर सेल हैं ये एक्टिवेट होके खुद भी एक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सिक्रिएट करते हैं जो इस एरो की मदद से दिखाए गए हैं। वो मॉलिक्यूल आगे एक्ट करते हैं बी सेल पे और इसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा ये टी सेल जो है एक और तरह की पॉपुलेशन होती है सेल की, उसको हम टी सी सेल कहते हैं। तो इसने इधर ये लिखा नहीं टी सी, तो ये समझिए ये टी सी सेल हैं जो कि एक्टिवेट होके अलॉन्ग विद बी सेल वाया सर्कुलेशन ये लिम्फ नोड को छोड़ते हैं और छोड़ के किधर आते हैं, ये वाया ये ब्लड वेसल से निकल के जिधर बॉडी में इन्फेक्शन होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन जहाँ पर
एंटीजन ने पेनिट्रेट कर दिया है बॉडी सरफेस को, ये वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेटेड बी और एक्टिवेटेड टी सेल। तो अडाप्टिव इम्यूनिटी जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ बी सेल और टी सेल। बी सेल ने तो एंटीबॉडी बना दी और एंटीबॉडीज ने अटैच हो जाना है एंटीजन के साथ और उसको न्यूट्रलाइज कर देना है, उसको खत्म करने में अपना रोल प्ले करना है। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रिस्पांस ऑफ द बी सेल। तो ये टी सेल क्या करेंगे कि ये जो टी सेल हैं ये वाले ना, ये नहीं, ये इनका काम सिर्फ रेगुलेट करना है, डायरेक्ट करना है डिफरेंट टाइप के जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम में जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो मेनली दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस, और दूसरा उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पांस। तो वो जो सेल मीडिएटेड रिस्पांस है वो इन सेल की वजह से होता है और इनको टी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ये सेल, ये दे आर वेरी एक्टिव मेटाबॉलिकली, दे आर वेरी एक्टिव। इनके अंदर बहुत सारे कह लें स्ट्रॉन्ग किस्म के एंजाइम्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम। और ये वो जो सेल हैं, फर्ज करें ये सेल हैं जिनको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो चाहे वायरस हो बैक्टीरिया हो, रिस्पांस दोनों तरह का ही होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड भी होता है और सेल मीडिएटेड भी होता है। लेकिन एक जनरल कंसेप्ट है, बाय रिसर्च प्रूव हो गया है कि वायरस का इन्फेक्शन हो तो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और बी सेल इम्यूनिटी रिलेटिवली कम इफेक्टिव होती है, जबकि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में वाइस वर्सा, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड मोस्टली ज़्यादा इफेक्टिव होती है और टी सेल रिस्पॉन्स रिलेटिवली कम इफेक्टिव होता है। लेकिन रोल दोनों का अपना अपना है। ठीक है, तो लेकिन दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है। बी सेल ने एंटीबॉडी बना दी और एंटीबॉडी ने बैक्टीरिया या एंटीजन को कोट कर देना है, उसको कवर कर लेना है, ताकि बाद में फैगोसिटिक सेल जो है उसको आके फैगोसाइटोज कर दें, एलिमिनेट कर दें। और बजाते खुद एंटीबॉडी जो है अटैच होकर न्यूट्रलाइज भी कर देती हैं, यानी कि उसका जो एंटीजन है या मोस्टली जो टॉक्सिन्स हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लेकिन टी सेल क्या करते हैं, ये डायरेक्ट एंटीजन को कुछ नहीं कहते। ये मेनली फर्स्ट जो वायरसेस हैं, आपको आइडिया होगा कि वायरस जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है पहले, फिर उसके अंदर वायरस ग्रो होता है, फिर वायरस उस सेल को डिस्ट्रॉय करके वायरस रिलीज होता है और करीबी सेल को इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह वो एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यू को डैमेज करता है। तो ये टी सेल जो होते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, ये बेसिकली वो वायरली इन्फेक्टेड सेल जो है ना उसको ही डैमेज करते हैं। तो जितना जल्दी ये इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाता है उतना जल्दी ही समझें वायरस को एनकाउंटर करने के लिए इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो चुकी होती है, ताकि बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन आ जाके इन्होंने सेल को, वायरली इन्फेक्टेड सेल को डैमेज ज़रूर करना है, उसको डिस्ट्रॉय ज़रूर करना है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना करे। ठीक है, तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल को कह लें इनगल्फ कर लेते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं बॉडी से। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इनेट इम्यूनिटी क्या करती है और अडाप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है, और अडाप्टिव इम्यूनिटी के मेन प्लेयर्स कौन से हैं, टी सेल हैं, बी सेल हैं, और स्टार्ट ये डेंड्रिटिक सेल से होता है। और फिर ये जब ये एक्टिव होते हैं ना टी सेल बी सेल लिम्फ नोड के अंदर, तो ये इसको हम कहते हैं कोलोनली एम्पलीफाई होते हैं ये, यानी एक सेल से बाय डिवीजन मिलियंस ऑफ सेल बनते हैं और एक पूरी आर्मी ऑफ टी सेल एंड बी सेल यहाँ से माइग्रेट करती है वाया सर्कुलेशन। और जिस जगह पर इनकी ज़रूरत होती है, यानी जहाँ पर इन्फेक्शन हो गया होता है, दे मूव, ये दे माइग्रेट एग्जैक्टली टू दैट लोकेशन। इसके पीछे काफ़ी मैकेनिज्म है कि ये कैसे एग्जैक्ट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन पहुँचते हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वाया सर्कुलेशन उस जगह पे पहुंचते हैं और अपना रिस्पांस देते हैं। फिर आ जाता है कि जब इम्यूनिटी डेवलप हो गई, एंटीजन वायरस बैक्टीरिया क्लियर हो गया बॉडी से, तो फिर इसी तरह का जो हाई अलर्ट सिचुएशन है वो मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, उसको रेगुलेट होना है, उसको नॉर्मल लेवल पे आना है। तो फिर एक खास किस्म के टी सेल होते हैं, इनको कहते हैं टी रेग सेल, टी रेगुलेटरी सेल। तो ये जो टी रेगुलेटरी सेल है, इनको भी मैसेज जो है ना वो ये वाले टी सेल देते हैं, टी हेल्पर सेल जिनको कहते हैं, ये इनको एक्टिवेट करते हैं। तो मैसेज बॉडी को मिलता है कि अब जो इम्यून रिस्पांस है, अडाप्टिव इम्यून रिस्पांस जो है वो कूल डाउन हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, और उसके बाद रेगुलेट हो गया, नॉर्मल हो गया, उसके बाद फिर एक और तरह के टी सेल प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम कहते हैं टी मेमोरी सेल। वो इधर बताया नहीं है, लेकिन वो
अंडर अडाप्टिव जो हेडिंग है उधर आप पढ़ेंगे उसको। तो मेमोरी सेल क्या करते हैं, टी मेमोरी सेल, इसी तरह बी सेल के भी मेमोरी सेल होते हैं। तो दोनों तरह के ये जो टी और बी मेमोरी सेल हैं, दे एक्चुअली कीप द मेमोरी ऑफ दिस होल प्रोसेस, कि कौन सा एंटीजन आया था, कैसे कौन से एपिटोप उसके प्रोसेस हुए, ठीक है। और उसकी जो एंटीजन रिकग्निशन का मैकेनिज्म जो कि 4 से 7 दिन लेता है, अगर फर्स्ट टाइम एंटीजन को एक्सपोजर हो तो 4 से 7 दिन लग जाते हैं एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में और टी स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होने में, सॉरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होने में। तो जब सेकंड टाइम यही एंटीजन आएगा बॉडी में, तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल। तो वो जो है ये जो सारा प्रोसेस है जो पहले 7 दिन लिए उसने, तो अब ये जल्दी होगा, 7 दिन से पहले ही इम्यूनिटी डेवलप होगी। और दूसरा ये कि जो रिस्पांस आना है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, वो क्विक होगा और ज़्यादा होगा। तो इसको इस एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट टाइम अगर आप इंजेक्ट करें वैक्सीन या नेचुरल एक्सपोजर हो किसी भी एंटीजन का, तो तकरीबन 4 दिन के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं। 4 से 7 दिन इसकी रेंज है। तो तकरीबन 10 दिन पर एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस डेवलप हो चुका होता है, जो कि फिर वक्त के साथ साथ यानी 14वें दिन वीक हो जाता है। लेकिन अगर आप सेकंड शॉट दे दें वैक्सीन का, ठीक है, तो क्या होगा कि जल्दी इम्यूनिटी डेवलप होगी और ज़्यादा, इसके मुकाबले में आप पीक देख रहे हैं कि ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पांस, मींस मेमोरी की वजह से डेवलप हुआ रिस्पांस। तो जो सेकंड वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बन रही है वो पहले के मुकाबले में जल्दी बन रही है और बहुत ज़्यादा बन रही है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो भी ज़्यादा देर तक वो रहेंगे, एंटीबॉडी रहेंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, यानी कि आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर टू द एंटीजन, चाहे वो नेचुरली हो या वैक्सीन की शक्ल में हम आर्टिफिशियल एंटीजन को दें, एक्सपोज करें, तो फर्स्ट रिस्पांस इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। एंड देन सेकंड वैक्सीन शॉट दें तो, या सेकंड टाइम वैसे नेचुरल ही इन्फेक्शन या एक्सपोजर हो, तो सेकंड टाइम रिस्पांस ज़्यादा होगा, उसको हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कहते हैं। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस हम कहते हैं वो प्रोटेक्टिव भी ज़्यादा होता है और वो एंटीजन को जल्दी क्लियर कर देता है। तो इस कह लें एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने ज़रा अडॉप्टिव इम्यूनिटी को टू सर्टेन एक्सटेंट एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने पढ़ना है जो इनेट इम्यूनिटी है उसको थोड़ा सा डिटेल में, कि इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम में देखा, सबसे पहले आता है बॉडी सर्फेस या नेचुरल बैरियर्स। तो नेचुरल बैरियर सबसे पहले आती हैं क्यूटेन स्किन, जिसके ऊपर एक खास किस्म की एपिथेलियम होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम या एपिडर्मस, ठीक है। तो केराटिन की एक स्ट्रॉन्ग लेयर उसके ऊपर होती है विच इज क्वाइट रेजिस्टेंट टू वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसके अलावा सरफेस स्किन के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम ऑफ स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सीबम ऑफ स्वेट के अंदर खास किस्म के एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा कॉलोनीज ऑफ द cutaneous bacteria are normal microflora is also present on the skin which compete with the potential cutaneous microbial pathogens for space and nutrition। यानी कि ये जो नॉर्मल फ्लोरा है वो किसी भी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जिसके साथ बॉडी को एक्सपोजर हो सकता है उसको कह लें उसके साथ compete करता है स्पेस के लिए, यानी कि जो इन्वेडिंग पैथोजन है उसको स्पेस नहीं मिलेगी अटैच होने के लिए स्किन पे, और दूसरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी वो पहले सरफेस ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पैथोजन को यानी कि मौका नहीं मिलता टू अटैच एंड प्रोड्यूस द इन्फेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से स्किन जो है इट इज़ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ठीक है, अगेंस्ट पैथोजन। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल बैरियर। और वो नेचुरल बैरियर जो कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है वो मैंने इधर एक्सप्लेन किया, ठीक है। एक तो फिजिकल बैरियर है, फिर वहाँ पर सीबम स्वेट है जो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं, और फिर
स्किन के ऊपर कुछ नेचुरल फ्लोरा भी हैं जो कि नॉर्मली हमें हमारे लिए हम डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते। ह्यूमन की स्किन पे भी मौजूद होते हैं ये फ्लोरा, और एनिमल तो डेफिनेटली होते हैं। हम जो कि क्वाइट फ्रिक्वेंटली बात करते हैं तो पॉपुलेशन लो होगी या कम होगी या नहीं भी हो सकती, लेकिन एनिमल के केस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉर्मल फ्लोरा है इट कम्पीट विद द इन्वेडिंग पैथोजन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट मिकोजा क्या है, रेस्पिरेटरी मिकोजा विच इज लाइंड बाय या कवर्ड बाय सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल। अब ये जो एपिथेलियल सेल हैं ये स्किन के मुकाबले में इनकी शेप साइज डिफरेंट है। इसके ऊपर सीलिया हैं, स्किन के ऊपर सीलिया नहीं होते। तो ये जो सीलिया हैं इसका एक खास फंक्शन है कि दे बीट इन ए यूनिसन फैशन, एक ही तरह एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे ही मूव करते हैं। तो उसका एक खास मकसद है कि दे ट्रांसपोर्ट द म्यूकस एंड डेब्रस अपवर्ड फ्रॉम द लोअर ब्रोंकियल ट्री टू द ओरोफेरिंक्स। यानी कि नॉर्मली जो हवा हम जो सांस लेते हैं उसके साथ मट्टी आती है, डेब्रस आता है, तो साथ साथ पैथोजेंस भी आ सकते हैं जो नॉर्मल एयर में होंगे। अगर एयर पोल्यूटेड नहीं है विद पैथोजन और सम अदर पार्टिकल्स तो कम डेब्रस होगा, अगर पोल्यूटेड है तो ज़्यादा डेब्रस होगा। वो जो भी डेब्रस है उसको ये जो म्यूकस है ये कुछ पहले जाके उधर ट्रैप हो जाती है ये म्यूकस, और फिर ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ सीलिया ये जो म्यूकस है वो ऊपर को नीचे ब्रोंकियल ट्री से ऊपर को ओरोफेरिंक्स की तरफ मूव करती है, और उसको हम वी कैन स्वेलो दैट मटेरियल, वी कैन थ्रो दैट इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम। ठीक है, स्पूटम या सलाइवा की शक्ल में हम उसको फेंक भी देते हैं। तो ये क्लियरिंग का मैकेनिज्म जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, स्पेशली इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है वो म्यूकस की वजह से डेब्रस की फ्रॉम लोअर ट्रैक टू अपर ट्रैक, उसको कहते हैं म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। ठीक है, तो इसके अलावा ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि इसके अंदर भी एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक स्किन के जो स्वेट के अंदर होते हैं। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी म्यूकोजा जो है स्पेशली लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उधर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं। ये खास किस्म के जो फैगोसिटिक सेल हैं ये उधर मौजूद होते हैं, और कोई भी पार्टिकुलेट इंक्लूडिंग वायरस बैक्टीरिया ये उसको इन्वल्व करके उसको फैगोसाइटोज कर देते हैं, किल कर देते हैं। फिर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइनल मिकोजा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो जीआई ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर भी खास किस्म की एपिथेलियल लेयर है, और उस लेयर के अंदर खास किस्म के सेल हैं जिनको हम कहते हैं गोबलेट सेल विच प्रोड्यूस म्यूकस। तो अब ये जो म्यूकस है इसके अंदर भी खास किस्म के एंजाइम होते हैं। ठीक है, और फर्दर जो मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज हॉस्टाइल टू द पैथोजन वो होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस होती है, कंटिन्यूस मिकोजा जो है वो मूव करता रहता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोवाइड ए directional movement of the content which discourage local colonization by pathogen। यानी कि जो पैथोजन है उसको वो इन्फेक्शन तभी कर सकेगा अगर वो किसी जगह पे जाके अटैच होगा, अपनी ग्रिप मजबूत करेगा, फिर कोई एंजाइम अपने सिक्रीट करेगा, टॉक्सिन सिक्रीट करेगा जो कि डैमेज करेगा उस बैरियर को, फिर वो पेनिट्रेट करेगा। तो पेरिस्टाल्टिक एक्शन की वजह से वो कंटिन्यूसली कह लें वो मूव होती रहती है सरफेस, और वो बैक्टीरिया जो है वो इट कैनॉट कॉलोनाइज, अटैच नहीं हो सकता। तो ये पेरिस्टाल्टिक एक्शन इटसेल्फ इज ए काइंड ऑफ इम्यून रिस्पांस या एक नेचुरल इम्यूनिटी है अगेंस्ट पैथोजन। और वो जो माइक्रोबियल फ्लोरा है स्किन पे तो है ही, और इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोबियल फ्लोरा की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर ये पॉपुलेशन कम हो जाए तो जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक ने तो नहीं देखना ना कि ये इंटेस्टाइनल है बैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, तो वो उसको भी किल कर देती है। जब वो फ्लोरा का बैलेंस खराब होता है तो डायरिया हो जाता है। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन ये फ्लोरा जो है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, इट कम्पीट विद द पैथोजेंस जो कि फूड के साथ आ सकते हैं। कंपटीशन किस चीज़ का है, फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन इन दिस लोकेशन। यानी कि एक तो
उसको जगह ही नहीं, पैथोजन को जगह ही नहीं मिलनी अटैच होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बेनिफिशियल बैक्टीरिया ने ही सारी जो है स्पेस कवर की हुई है। और दूसरा, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी जो है वो पैथोजन को नहीं मिलेगी और वो कह लें वॉश आउट हो जाएगा। तो ये स्किन, रेस्पिरेटरी मुकोजा और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एग्जांपल से मैंने आपको ये बैरियर किस तरह हॉस्टाइल हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन वो एक्सप्लेन किया। तो जैसे शुरू में बताया था कि ये जो सरफेसेस हैं यहाँ पर कुछ म्यूकस होती है, म्यूकस सिक्रीशन जो है उसके अंदर खास किस्म के एंजाइम हैं। तो वो वो एंजाइम कौन से हैं? वो है लाइसोजाइम फास्फोलाइपेज ए। ये एंजाइम क्या करते हैं? दे कैन डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये इनकी स्पेसिफिसिटी है लाइसोजाइम की और फास्फोलाइपेज की कि दे कैन डाइजेस्ट ये, दे कैन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है। इसके अलावा जो ये सरफेस पर सिक्रीशंस होती हैं उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। उसकी एक एग्जांपल है अल्फा डिफेंसिन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल कॉल्ड पेनेट सेल। और ये इंटेस्टाइन में भी होते हैं और बाकी एपिथेलियल जो सर्फेसेज हैं उनके अंदर भी ये पेनेट सेल होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड कॉल्ड अल्फा डिफेंसिन। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है दे आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, तो मीन्स दे हैव सम एंटी बैक्टीरियल मैकेनिज्म, वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। फिर स्पेशली इन रेस्पिरेटरी मिकोजा और जो लोअर रेस्पिरेटरी मिकोजा है, एल्वियोलर सर्फेस जो एल्वियोलाइज हैं लंग के अंदर, दे आर कोटेड विद सरफेक्टेंट प्रोटीन्स, जिसकी एग्जांपल दी हुई है प्रोटीन ए एंड डी। दे आर सरफेक्टेंट प्रोटीन्स ए एंड डी। ये किधर होती हैं? दे आर इन दी एल्वियोलाई, जो उनकी अंदर वाली साइड है वहां पर सिक्रीशन के अंदर ये प्रोटीन्स होती हैं। तो इनका काम भी क्या होता है कि ये भी पैथोजन जो आ जाते हैं उसको कोट कर देते हैं, एक कोटिंग बना देते हैं। उस कोटिंग की वजह से क्या होता है कि उस सरफेस पे, उस जगह पे जो मैक्रोफेजेस हैं लाइक एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, तो उनको इनगल्फ करने में हेल्प मिलती है। ठीक है कि पैथोजन कोटेड विद सरफेक्टेंट प्रोटीन ए एंड डी, दे आर इनगल्फ्ड और फेगोसाइटोज आर रिमूव्ड बाय एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। उसके अलावा अब है अदर सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्लूड पॉली रिएक्टिव एंटीबॉडीज। ये शुरू में मैंने बताया कि जितनी भी सर्फेसेज हैं मिकोजल सर्फेसेज वहाँ पर पॉली रिएक्टिव एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जिन विच कैन पोटेंशियली बाइंड टू ए डिफरेंट रेंज ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। यानी कि वो स्पेसिफिक नहीं है अडॉप्टिव इम्यूनिटी की एंटीबॉडी की तरह, वो बहुत सारी टाइप के वायरस बैक्टीरिया को बाइंड कर सकती हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। इसके अलावा जो नॉन सेलुलर कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का, और जो सरफेसेज और उसकी जो अंडरलाइंग टिश्यू है वहाँ पर मौजूद होता है, वो उसको कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे कंप्लीमेंट सिस्टम। यानी कि मॉलिक्यूल आर प्रोटीन्स ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम। तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम जो है ये अगेन हमने आगे चल के एक चैप्टर है इसके ऊपर, दो लेक्चर होंगे कम से कम। तो ये 30 के करीब प्रोटीन्स होती हैं जो मेनली ब्लड में होती हैं और ब्लड से ये निकल के टिश्यूज में भी पाई जाती हैं। तो जो टिश्यूज में कंप्लीमेंट प्रोटीन का जो पाया जाता है पार्ट या कंपोनेंट, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कंप्लीमेंट सिस्टम। तो याद रखना है कि अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, और ये एंटीजन को ये प्रोटीन भी कोड करती हैं और फैगोसाइटिक सेल जो हैं वो उस एंटीजन को कैप्चर करने में, फैगोसाइटोज करने में हेल्प करती हैं। तो ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, फिर आप सुन लेना ना उस वक्त। तो फिर तो अब ये जो मैंने बताया सेलुलर जो कंपोनेंट हैं और फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे मैंने एक्सप्लेन किए। ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इंस्टेंट एक्शन। यानी कि अगर वायरस बैक्टीरिया पेनिट्रेट कर दिया बैरियर, तो दे आर ऑलरेडी देयर टू प्रोवाइड इंस्टेंट एक्शन। ठीक है। और ये जो सेल की टाइप्स हैं ये इधर भी एक्सप्लेन की हुई हैं। न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, मास्ट सेल, ठीक है, और नेचुरल किलर सेल। ये अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यून सिस्टम, तो आप बता सकते हैं न्यूट्रोफिल होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्रिटिक सेल हैं,
मास सेल हैं और नेचुरल किलर सेल हैं, एंड ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट कॉल्ड टी लिम्फोसाइट विच इज प्रेजेंट विद इन द एपिथेलियल बैरियर, यानी कि उसका नाम ही इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स कहते हैं, या IELS, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट। ये खास किस्म के टी लिम्फोसाइट हैं। एक तो हमने पढ़े ना अडाप्टिव इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट हैं, टी रेग है, टी मेमोरी है। तो ये IEL इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट हैं और ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हैं। तो ये जो जितने भी ये सेल हैं, ये सारे के सारे अलॉन्ग विद दीज मॉलिक्यूल्स जो मैंने इधर एक्सप्लेन किए, दे प्रोवाइड इंस्टेंट रिस्पांस अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन। और इस इनेट इम्यूनिटी के बारे में कहा जाता है कि इट इज ऑल्दो instant response but it is relatively weak and may only be able to hold the invading pathogens फॉर शार्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये कोई लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, कुछ देर तक उसको रोके रखती है और बॉडी वेट करती है कि कब अडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो और उस एंटीजन को क्लियर करने में हेल्प करे। तो वो पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कैसे डेवलप होती है। तो इन दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी है, नेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी, वो उसका दरमियान बैरियर उनके दरमियान जो पुल का किरदार है, ब्रिज का किरदार है, वो डेंड्रिटिक सेल प्रोवाइड करते हैं। वो अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगेन ये मैं स्क्रीन तो शेयर कर दी लेकिन आवाज़ म्यूटेड थी। तो ये लास्ट 1 मिनट में मैंने सिर्फ बताना ये था कि जो अडाप्टिव इम्यून सिस्टम जो मैंने अभी बताया आपको कंपोनेंट, वो अडाप्टिव इम्यूनिटी इस जगह पे, ये पेज नंबर 16 पे है। इसको आपने तकरीबन यहाँ तक पढ़ना है। ये इसके जो कंपोनेंट है अडाप्टिव इम्यूनिटी के, बी सेल, टी सेल और प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, रेगुलेटरी इम्यून रिस्पांस, मेमोरी कैसे डेवलप होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कैसे होता है, जो कि वैक्सीनेशन का जो कंसेप्ट है वो भी इसी वजह से होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। वो आप उसको जहाँ पर स्टडी करेंगे, ये मैं शुरू में ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ जब मैंने आपको ये इस इमेज से बताया था। तो ये कंपोनेंट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप उधर इसको सुने। कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम, या फिर आप कह लें यूट्यूब पे ही इसका नीचे कमेंट लिख दें तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली इनेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी मैंने एक्सप्लेन किया है, और इनेट इम्यूनिटी का एक और कंपोनेंट जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।